हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है फोर्थ वीडियो इंजीनियरिंग फिजिक्स के प्लेलिस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने तीन अलग अलग वीडियोस देखा जिसमें हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी। उसके बाद हम लोग इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझे थे। तीसरे वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन को समझे थे। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन को समझेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, मैं समराइज करूंगा बस, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसके हेल्प से आप ये समझ सकते थे कि सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहते किसको है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा नोट दे देता हूँ कि अगर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का ई बुक लेना है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो चीज़ पेड होने वाली है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो चीज़ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है हमने। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एंड में कि एक रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब कि ऐसा कुछ एक राउंड सा चीज़ें था और उसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था और इस सिस्टम को हम लोगों ने ऐसे करके बहुत तेज़ रोटेट किया था। ठीक है, बहुत तेज़ रोटेट किया था। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से सेंटर से अवे की तरफ जाता गया। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे दो तरीके का फोर्स लगा। एक फोर्स लगा परपेंडिकुलर, है ना, और एक फोर्स लगा जो इसको आउटवर्ड ले जा रहा था। ठीक है, तो जो फोर्स परपेंडिकुलरली लगा, जो फोर्स परपेंडिकुलर लगा, है ना, वो कोरियोलिस फोर्स हो गया, और जो आउटवर्ड ले जा रहा था इसको वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आप ये चीज़ को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसके पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, है ना। उसमें हमने लास्ट में वीडियो क्लिप ऐड किया था जहाँ पे ये चीज़ क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन इन वेदर प्रेडिक्शन। तो वेदर प्रेडिक्शन में सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन का कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो द अर्थ्स रोटेशन इन्फ्लुएंसेज वेदर पैटर्न थ्रू टू की फिक्सियस फोर्सेज इन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो अलग अलग फोर्सेज होते थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता था वो आउटवर्ड रोटेशन के लिए, मतलब आउटवर्ड फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, और कोरियोलिस फोर्स परपेंडिकुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, और ये डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग एयर ड्यू टू अर्थ रोटेशन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि मूविंग एयर में जो डिफ्लेक्शन होता है ना, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग डीप में समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या यूज़ है और कोरियोलिस फोर्स का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अर्थ के एक्सिस से, मतलब लेट से अर्थ ऐसे है गोल, ठीक है, और लेट से आपने एक्सिस कुछ ऐसे बनाया। ठीक है, तो इस एक्सिस से आउटवर्ड की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इट स्लाइटली मॉडिफाइज द इफेक्टिव ग्रेविटी फेल्ट ऑन द अर्थ। मतलब कि जो ग्रेविटी हमें फील होता है, ठीक है, उसको ये स्लाइटली मॉडिफाई कर देता है। कौन मॉडिफाई कर देता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, कॉजिंग द प्लेनेट टू बल्ज एट द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर तो ऑब्वियसली ऐसा लेट से प्लेन है ना, तो इस पॉइंट पे जो अर्थ होता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ बल्ज आउट कर जाता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, दिस बल्जिंग इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल विंड पैटर्न्स। मतलब ये जो अर्थ का थोड़ा सा बाहर निकलना होता है इसकी वजह से ग्लोबल विंड पैटर्न में चेंजेज आते हैं और ओशियन करंट में चेंजेज आते हैं। मतलब कि ओशन के वाटर में कहीं ना कहीं उसके वाटर के मूवमेंट के पैटर्न में चेंज आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है कोरियोलिस फोर्स एंड लार्ज स्केल वेदर पैटर्न। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। द कोरियोलिस फोर्स इज मोर सिग्निफिकेंट इन वेदर सिस्टम। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और ये परपेंडिकुलरली लग रहा होता है। ठीक है,
एंड इट अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर मासेज, मतलब कि जो ऑब्वियसली मास एयर है, मास एयर मतलब कि जो ज़्यादातर एयर है उसके मूवमेंट को ये अफेक्ट करता है और ओशियन करंट को ये अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इट अराइजेज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स, और कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा होता है जिसकी वजह से मूविंग एयर का जो पैटर्न है वो कर्व पाथ को फॉलो करने लगता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ को। मतलब जो एयर को ऐसे ऐसे सीधा चलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कर्व पाथ को फॉलो करता है। इसी की वजह से हम लोग वेदर के पैटर्न में या हवा के पैटर्न में जो चेंज होता है वो इसी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होता है उसको आप एक बार देख लीजिए, और कहाँ पे कैसे कैसे चेंजिंग आता है ये भी देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन्ड है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मूविंग एयर इज डिफ्लेक्टेड टू द राइट। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्थ साउथ है ना, अब यहाँ पे लेट से ईस्ट लिख लीजिए, यहाँ पे वेस्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो मूविंग एयर है वो राइटवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल या कोरियोलिस एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है, और मेनली कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इन साउदर्न हेमिस्फेयर मूविंग एयर इज डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब साउदर्न हेमिस्फेयर में मूविंग एयर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट किया जाता है। दिस डिफ्लेक्शन डिटरमाइंस द रोटेशन ऑफ मेजर वेदर सिस्टम। ऑब्वियसली जो हम लोग के प्लेनेट पे अलग अलग वेदर सिस्टम है, ठीक है, ये इस रोटेशन की वजह से भी है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी ये वेदर के पैटर्न में चेंजेज आता है, ठीक है। हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मतलब कि क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो हरिकेन और जो साइक्लोन है, साइक्लोन समझते हैं ना, ओशन में जो आता है ना, तो वो जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में चलने लग जाता है या वेदर पैटर्न की वजह से चलने लग जाता है, ठीक है। दे रोटेट क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फेयर। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो ये सब कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। हाउ कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट्स वेदर। तो कोरियोलिस फोर्स कैसे वेदर को अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करता है ट्रेड विंड एंड जेट स्ट्रीम की वजह से। ये क्या होता है, द कोरियोलिस अफेक्ट इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल वाइल्ड विंड्स belts such as trade winds and westerlies which help predict weather patterns। तो बेसिकली जो कोरियोलिस इफेक्ट है ग्लोबल विंड के पैटर्न को ही चेंज कर देता है जिसकी वजह से वेदर पैटर्न में चेंजेस होते हैं और हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसके बाद है जेट स्ट्रीम्स, हाई अल्टीट्यूड फास्ट वाइंड्स। मतलब कि जो बहुत हाई अल्टीट्यूड पे बहुत तेज वाइंड चल रहे होते हैं उसको हम लोग जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। ये भी कोरियोलिस एक्सेलरेशन की वजह से इसके शेप में चेंज आता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉर्म के मूवमेंट में इफेक्ट आता है और वेदर फोरकास्टिंग में कहीं ना कहीं चेंजेज आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से वेदर पैटर्न, साइक्लोन के पैटर्न या ओशियन करेंट के पैटर्न सब में चेंजेज आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज चीज़ें चलती है, साउदर्न में क्लॉकवाइज चलती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड की तरफ एयर मूव करती है, वहीं पे साउदर्न में लेफ्टवर्ड मूव करती है। ये सब चीज़ आपने अभी देखा, ठीक है। ओशियन करेंट को कैसे ये अफेक्ट करता है, ओशियन करेंट लाइक गल्फ स्ट्रीम एंड कुरोसियो करेंट आर डायरेक्टेड बाय कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग कोस्टल क्लाइमेट्स। मतलब कि जो ओशन के आसपास का जो क्लाइमेट है वो भी कहीं ना कहीं ओशन करेंट के आसपास ओशन करेंट की मूवमेंट की वजह से चेंज होते हैं, ठीक है। वार्मर और कोल्डर ओशन करेंट अफेक्ट रेनफॉल पैटर्न एंड हरिकेन फॉर्मेशन। ओशियन करंट वार्मर है या कोल्डर है, इससे ये पता चलता है कि रेनफॉल का पैटर्न कैसा होगा और हरिकेन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर प्रिडिक्शन एंड क्लाइमेट मॉडल्स। न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स इंक्लूड्स कोरियोलिस एक्सेलरेशन टू एक्यूरेटली सिमुलेट स्टॉर्म पाथ्स, विंड पैटर्न्स एंड प्रेशर सिस्टम। मतलब कि जो भी हमारे सिस्टम्स है जिसमें हम लोग वेदर पैटर्न को पता कर पाते हैं वो सब कोरियोलिस एक्सेलरेशन को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, अपने
सिनारियो में कंसिडर करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तभी वो अच्छे से वेदर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। विदाउट अकाउंटिंग फॉर द कोरियोलिस फोर्स, अगर कोरियोलिस फोर्स को हम लोग कंसिडरेशन में नहीं ले तो ये जो फोरकास्ट है वुड फेल टू प्रिडिक्ट द कर्व पाथ ऑफ मूविंग एयर, मतलब कि ये मूविंग एयर के पाथ को फेल कर देगा प्रिडिक्ट करने में, और जिसकी वजह से ओशियन करंट के डायरेक्शन को हम लोग गलत प्रिडिक्ट करेंगे, रेनफॉल के पैटर्न को गलत प्रिडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें इस मॉड्यूल से क्या समझ में आया कि सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और मेनली कोरियोलिस एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं वेदर पैटर्न, रेनफॉल के पैटर्न या साइक्लोन के पैटर्न, इन सब के पैटर्न के चेंजेस में या फिर ऑब्वियसली सीजनल पैटर्न में भी, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह मॉड्यूल यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल के वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ई बुक लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल पे आप मेल कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ पेड होने वाली है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।